बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। हाजरीन और नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तोशा खाना केस नामी इंतहाई मुज़हिका केस में पाबंद सलासल कर दिया गया है। 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई दिलावर हुमायूं, जो ट्रायल कोर्ट के जज थे, उनकी जानिब से, जो कि आजकल हुल यूनिवर्सिटी यूके के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में यूके गए हुए हैं। अब मैं इस केस में, जो ये सारा केस है, इसको डिस्कस करने आया हूँ। मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि इस जज की अहलियत क्या है, ये जज कितना बायस्ड है, और ये जज किस सोची समझी प्लानिंग के तहत यूके गया या भेजा गया। मेरा मकसद आप सबको, पाकिस्तान की आम आवाम को, पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी को शऊर देना है, आगाही देना है, और ये बताना है कि ये केस, इसकी अहमियत क्या है, और इस केस के जो तकनीकी बुनियादें हैं, जिस बुनियाद पे टिका हुआ है केस, उसको अगर तकनीकी बुनियादों पे बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये कैसा मजाक हो गया एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ, ना सिर्फ बल्कि पूरी कौम के साथ। नाज़रीन और हाज़रीन, पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रायल कोर्ट का जज है दिलावर हुमायूं, इसने इस केस में खान साहब को ये इजाज़त नहीं दी थी कि खान साहब दिफा के तौर पर अपना कोई गवाह पेश करें। एक बंदा कन्विक्टेड है जो कि इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उसको ट्रायल कोर्ट का जज जो उसका केस सुन रहा है, वो इजाज़त नहीं दे रहा कि वो दिफा के तौर पर अपना कोई गवाह पेश करे। खैर, 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक नोटिस जारी होता है, अगले हफ्ते का, यानी कि जो मौजूदा हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते का नोटिस जारी होता है कि जो इस चीज़ का फैसला करना कि आया खान साहब को गवाह पेश करने की, दिफाई गवाह पेश करने की इजाज़त होगी या नहीं। साथ ही उस फैसले में ये लिख दिया जाता है कि 4 अगस्त तक इस केस का फैसला कर दिया जाए, इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, या फिर 4 को या फिर 5 अगस्त तक इसकी जो हेयरिंग है वो कंप्लीट करके इस केस का फैसला कर दिया जाए। अब ये एक ही फैसले में एक ही अदालत की तरफ से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसकी तरफ से जो डायरेक्शंस आए हैं, उसमें एक ही फैसले में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि इंतहाई कन्फ्यूजिंग है। आगे चलते हैं जी। अगर बादिल नज़र इसके कि जो भी फैसला हुआ, अगर इसकी बुनियाद पर भी देखा जाए तो इस चीज़ का फैसला होना अभी बाकी था कि खान साहब को दिफाई गवाह, अपने दिफा के तौर पे गवाह पेश करने की इजाज़त देनी है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ 4 को या 5 को फैसला सुना दिया गया और खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस चीज़ का फैसला होना बाकी था। अगर इस नज़रिए से इस चीज़ को देखा जाए तो ये केस बिल्कुल तकनीकी बुनियादों पर न सिर्फ गलत है बल्कि मुज़हिका खेज़ है। अब आ जाए, इस मौजू को 2 मिनट साइड पे रखते हैं। अब आ जाएं जो 3 खान साहब पे जो इल्ज़ामात थे, 3 सवाल पूछे गए थे तोशा खाना के हवाले से, उन पे 2018, 19-20 और 20-21, ये 3 साल जो थे वो डिवाइड किए गए थे, इनकी तकसीम की गई थी। पहला जो खान साहब पे था, जब खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी में बिराजमान थे, जो पहला खान साहब पे इल्ज़ाम था या पहला सवाल पूछा गया, वो ये था कि 18-19 में खान साहब ने एक घड़ी, जो कि तोशा खाना में उनको बतौर तोहफा आई, वो घड़ी खान साहब ने 21 मिलियन की खरीदी और 58 मिलियन की, 58 मिलियन की आगे सेल कर दी। यानी कि 2 करोड़ 10 लाख की एक घड़ी जो है खान साहब तोशा खाना से खरीदते हैं। जैसा कि कानून है कि आप उसका, जो उसकी असल मालियत है किसी भी चीज़ की, वो जिसको मिली होती है, यानी कि खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक घड़ी मिली तो वो उसका निस्फ हिस्सा अदा करके उसकी असल कीमत का तो वो खरीद सकते हैं। खान साहब ने 2 करोड़ 10 लाख पे करके वो घड़ी खरीद ली, और वो घड़ी 5 करोड़ 80 लाख में, यानी कि 58 मिलियन, 58 मिलियन में आगे बेच दी। अब उन दिनों आप सबको पता है, बखूबी इल्म है इस चीज़ का, कि मीडिया में कितनी हाइप क्रिएट हुई, मीडिया में कितना शोर वगा पाया गया, शोर शराबा हुआ, हुल्लड़बाजी हुई कि एक इन्होंने एक जाली और एक प्लांटेड शख्स भी ले आए दुबई से, उमर फारूक नामी शायद गालबन, कि वो उसने आके टीवी पे कहा, मीडिया स्क्रीन्स पे आके कहा, उसको बड़ी जो वो बड़ी अच्छी खासी उसको कवरेज दी गई, और वो शख्स ने, उसने कहा कि जी ये घड़ी मुझे बेची गई और इंतहाई महंगी बेची गई। जबकि आपने देखा कि दूसरी तरफ जब उस शख्स को गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया गया तो वो शख्स गायब हो गया। तो उसका तो पोल वही खुल गया कि वो शख्स प्लांटेड था और वो एक कॉन्स्पिरेसी का एक मोहरा था, एक हिस्सा था। अब होता ये है कि जब खान साहब से ये सवाल होता है, उस सवाल में ये होता है कि जब एक घड़ी 21 मिलियन की खरीदी गई और 58 मिलियन की आगे बेच दी गई, खान साहब के जो बैंक अकाउंट है उसमें 3 मिलियन मौजूद है, जबकि 2 करोड़ 80 लाख
जो है वो यानी कि 2.8 मिलियन मौजूद नहीं है। अब बात यह नाज़रीन और हाज़रीन के जो कैश इन हैंड का कानून है वो भी इस मुल्क में मौजूद है। यानी अगर मैं कोई चीज़ किसी को बेचता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी जो मालियत है उसको बेच के जो मुझे पैसे मिलते हैं वो सारे मैंने अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं। मैं अपनी ज़ाती ज़रूरत के तहत कुछ पैसे अपने पास अपने हाथ में भी रख सकता हूँ। इस चीज़ का जवाब देने के लिए सवाल बेसिकली जो ये था कि आपने जो इस घड़ी की बेचने के बाद जो आपके हाथ में मालियत आई वो थी 5 करोड़ 80 लाख, जबकि आपके बैंक अकाउंट में 3 करोड़ मौजूद है। बाकी रकम कहाँ है? अब इसका जवाब देने के लिए खान साहब ने वहाँ बताया कि मैं अपना फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उसको पेश करना चाहता हूँ। वो आपको बता देगा कि मेरा जो मतलब 2.8 मिलियन है, 2 करोड़ 80 लाख है, वो कहाँ है। अब ये जो टोटल मालियत थी 5 करोड़ 80 लाख की, ये खान साहब के इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी जाहिर थे पैसे, और ये पैसे जो थे इन पे टैक्स भी दिया गया था। जबकि इस तरह का ये भी बताया गया कि इस तरह का कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिसमें आप अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो वो सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखने। अब आ जाए दूसरे हिस्से की तरफ जो कि साल 2019-20 का था। उसमें ये पूछा गया खान साहब से कि आपके पास कुछ तहाइफ थे जिनका जिक्र आपने फॉर्म बी में नहीं किया। अब फॉर्म बी क्या है? फॉर्म बी हर साल के 30 जून को एक तारीख मुकर्रर है जिस मुकर्रर तारीख में पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से अपने एसेट्स या अपने एहसासों का इजहार करना होता है। तो खान साहब ने उसका ये जवाब दिया कि 17 लाख मालियत के कुछ तहाइफ थे। वो तहाइफ कुछ ऊद थे, सेंट या फिर कुछ कफलिंग्स थे। उनको खान साहब ने 14-15 लाख में ख़रीद लिया, और जब वो ख़रीद लिया तो वो खान साहब ने आगे किसी को तोहफ़तन पेश कर दिए, यानी वो गिफ्ट खान साहब ने आगे किसी को गिफ्ट कर दिया ख़रीद के। तो जब 30 जून की तारीख आई उससे पहले खान साहब वो तोहफ़तन किसी को दे चुके थे, और वो फिर वो जो 30 जून की तारीख आई तो उसमें क्या ज़ाहिर करते। तो आप मुझे बताएं कि किसी भी तरीके के जो तोहफ़ा देना ऊद का या परफ्यूम का या सेंट का, किसी भी तरीके की क्या कोई करप्शन है? क्या इसे आप करप्शन के ज़िम्मे में लेके आएंगे? तीसरा हिस्सा और तीसरा सवाल है 2020-21 का, साल 2020-21, जिसमें खान साहब से ये पूछा गया कि आपके पास कोई 5 अदद तहाइफ थे जिनका आपने इजहार नहीं किया, जबकि मालियत जो उन तहाइफ की मालियत थी उसका बाकायदा उसको डिक्लेयर किया गया। ये जज साहब ने भी जो तस्लीम किया। तो उसका जवाब ये दिया गया कि खान साहब का जो एक मौक़िफ़ था वो ये था, उसमें जो बयान किया गया था वो ये था कि कुछ प्रीशियस आइटम्स हैं खान साहब के पास, जबकि जज साहब का ये जवाब था या ये एतराज़ था कि प्रीशियस आइटम्स मेंशन करना नाकाबिले जो है काफ़ी है। उसमें आपने ये बयान करना है कि वो जो प्रीशियस आइटम्स हैं उनको अलग-अलग फ़र्दन आपने बताना है कि आपके पास क्या है। जो चीज़ें ज्वेलरी या ज़ेवरात में मबनी हैं उनका उसमें आपने मेंशन करना है कि ये ज़ेवरात हैं। अब उसमें खान साहब ने फिर ये जवाब दिया कि मैं अपना फाइनेंशियल जो एक मेरा कंसल्टेंट है या फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको पेश करना चाहता हूँ ताकि वो ये बताए इसकी तफसील कि वो 5 प्रीशियस आइटम्स जो खान साहब ने प्रीशियस आइटम्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो क्या क्या थी, जबकि उसमें इस तरह का भी कोई मसला नहीं था कि उसकी जो मालियत थी उसका इजहार नहीं किया गया या वो डिक्लेयर नहीं की गई। जज साहब ने पहले बता चुका आपको कि इस चीज़ का एतराफ़ किया, इस चीज़ को बयान किया कि मालियत में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, ये ना सिर्फ एक इंतहाई तकनीकी तौर पे गलत फैसला हुआ है बल्कि एक इंतहाई मुज़िका खेज़ फैसला हुआ है। अब इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है जो कि तकनीकी बुनियादों पे ना सिर्फ बल्कि कानूनी हैसियत में भी जिसको अगर डिस्कस किया जाए तो यकीनन इस केस की जो एक बुनियाद है, इस केस की जो एक जवाज़ है वो इंतहाई कमज़ोर, ना सिर्फ कमज़ोर पड़ जाएगा बल्कि सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में इस चीज़ का बाकायदा कानून है कि जब कोई पार्लियामेंटेरियन अपने असासों का इजहार करता है तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास 120 दिन का टाइम होता है। उस 120 दिन के दौरान अगर उनको उस असासा जात पे उस पार्लियामेंटेरियन के किसी किस्म का कोई एतराज़ हो या इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म का कोई केस बनाना हो तो वो उन 120 दिन में जिसकी कानून के मुताबिक हद मुकर्रर की गई 120 दिन की, वो उस 120 दिन के दौरान उस ड्यूरेशन में उस पर वो केस बना सकता है या एतराज़ लगा सकता है, ताकि ये कानून की मंशा है कि आप पूरा साल और एक मतलब कि ना ख़त्म होने वाला जो दौरानिया है वो तलवार ना लटकती रहे किसी भी पार्लियामेंटेरियन के सर पे।
120 दिन में आप उसको समेटें, केस बनाना है तो केस बनाएं, कोई इतराज़ लगाना है तो इतराज़ लगाएं। अब इस चीज़ का भी अभी फैसला होना बाकी है, और कि मतलब आप एक चीज़, एक वाक़या होता है 2018-19 में या 19-20 में या 20-21 में, उसको 120 दिन को, ना सिर्फ 120 दिन को पांव तले रौंद दिया गया कानून को, उसको पामाल करते हुए आपको जब याद आया आपने तब वो केस बना दिया, हालांकि 120 दिन तो क्या, कई 100 दिन की मुद्दत गुजर चुकी थी। तो कानूनी हैसियत से देखें या तकनीकी हैसियत से, ये इंतहाई मुज़िक का खेज केस बनाया गया खान साहब। अब आ जाए इस चीज़ पे कि होने क्या जा रहा है। जो खान साहब पे एक मुज़िक का खेज केस बनाया गया, इसका क्या फ्यूचर है, खान साहब कितने दिन अंदर रहेंगे, खान साहब कितने दिन कैद में रहेंगे, और ये जो सारी सोची समझी स्कीम बनाई गई है, साजिश रची गई है, इसका मुस्तकबिल क्या है। एक एक्ट है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, सेक्शन 190, उसके मुताबिक जो 3 साल की शॉर्ट सेंटेंस होती है, इसको इस टर्म को कहते हैं शॉर्ट सेंटेंस, जो खान साहब को 3 साल की कैद हुई है, उसका एक अल्टरनेट है, वो ये है कि आप महज 1 लाख रुपए का फाइन कर दें और वो सज़ा अपनी मौत आप मर जाती है, यानी वो सज़ा ख़त्म हो जाती है। अब उसमें 30 दिन की, जब जिस दिन आपको सज़ा सुनाई गई है उससे लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करने का हक होता है। अब वो अपील खान साहब की लीगल टीम करेगी, और जाहिर है उस अपील के लिए खान साहब के दस्तखत या सिग्नेचर की ज़रूरत हो। अब किया क्या जा रहा है कि जो खान साहब पे सबो सितम तोड़ा जा रहा है, वो तो उसकी तो नज़ीर ही नहीं मिलती, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन खान साहब की लीगल टीम को भी खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जब खान साहब की लीगल टीम खान साहब से मिलेगी, दस्तखत लेगी, अभी की जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी के लम्हे तक खान साहब की लीगल टीम को खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, तो जब दस्तखत खान साहब की लीगल टीम खान साहब से लेगी, उसके बाद फिर एक अपील फाइल करेगी। जब अपील फाइल करेगी तो फिर उसका जो अल्टरनेट का एक तरीका है वो यही है कि आप 1 लाख फाइन कर दें, और वो जो सज़ा है वो अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का एक सारा जो सिलसिला है, इसका तोशाखाना केस जो है, और वो ट्रायल कोर्ट की तरफ से कन्विक्ट हुए हैं खान साहब। अब उसमें ये आप इसका बगौर जायज़ा लें, आप अलमिया देखें इस मुल्क का, कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ना सिर्फ C क्लास दी गई, बल्कि उस पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उसको तरह तरह के टॉर्चर से गुजारना जो है वो इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हो गया है। और ये जो केस है, बेसिकली नाज़रीन और हाज़रीन, ये केस इतना सिंपल नहीं है। जो खान साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश रची गई है, ये साजिश जो है ये इतनी सादा नहीं है जितनी आप लोगों को नज़र आ रही है। इनको जो ये केस बनाने वाले हैं और इनके जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने केस बनवाया, इनको बखूबी अंदाज़ा था कि जो 3 साल की कैद खान साहब को देने जा रहे हैं, ये चंद दिनों में एक अपील की मार है और ये अपनी मौत आप मर जाएगी। इन बिटवीन खान साहब जिन केसेस में प्री अरेस्ट बेल पे हैं, उन केसेस को, उन सोए हुए केसेस को जगाया जाएगा। अदलिया पे मजीद प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अभी देखना ये भी बाकी है कि अदलिया मजीद कितना प्रेशर अपने आप पे लेती है। मीनवाइल जब ये अपील का सिलसिला शुरू होगा तो खान साहब जिन केसेस पे प्री अरेस्ट बेल पे हैं, उन केसेस को दोबारा उठाया जाएगा। खान साहब यहाँ से बाहर निकलेंगे, किसी और केस में फंसा दिया जाएगा। अब इतना कुछ होने के बावजूद एक वज़ीर इत्तलात है नून की, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बड़े ही माजरत के साथ अगर मेरे ज़ाती ज़मीर की बात की जाए तो मरियम औरंगज़ेब को साहिबा कहने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वीडियो और पैगाम की या मैसेज की ये नीड है, ये मांग है कि मैं इस वीडियो को जितना हो सके महज़ब बनाऊं, क्योंकि फैमिलीज़ भी ज़ाहिर देखती हैं। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो अवाम तो सड़कों पर नहीं निकली, अवाम तो बिल्कुल भी जो सड़कों पर नहीं है, और अवाम ने तो ज़रा भी एहतजाज नहीं किया। मैं मोहतरमा को बताना चाहता हूँ कि मैडम, अवाम ने भरपूर एहतजाज किया, जिसका नतीजा आपने पेशावर इलेक्शन में देख लिया कि 10,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाको चने चबवाए, न सिर्फ अपने मुखालिफिन को बल्कि उनको जो ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अब मौजूदा एक पॉलिसी है कि मज़ीद किसी भी कारकुन को गिरफ्तार करवाना या मज़ीद किसी भी शख्स का उठाए जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक सियासी जमात इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारे पहले ही बहुत ज़्यादा लोग पाबंद सलासल हैं, और कुछ जो हैं वो रूपोश हैं इनके शब्बो सितम से डर के। अब नाज़रीन व हाज़रीन,
یہ جو کیس ہے اپنی موت آپ مر جائے گا. لیکن پھر انہوں نے خان صاحب کی بہت جلد ضمانت ہونے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں, خان صاحب کی بہت جلد ضمانت ہونے جا رہی ہے. لیکن اگر یہ اپنے مزید جو ان کے جو مذموم ارادے ہیں, ناپاک ارادے ہیں, ان میں کامیاب ہو گئے تو یہ مزید کیسز میں خان صاحب کو پھنسائیں گے. ایک چیز اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے, اور خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ میں ہوں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ہوں میں. پی ٹی آئی خان صاحب سے اور خان صاحب پی ٹی آئی سے. اگر کسی دوسرے کو, کسی 2 نمبر کو, یا کسی بھی وائس چیئرمین کو, یا کسی کو بھی انہوں نے لانے کی کوشش کی خان صاحب کی جگہ پہ, تو وہ نہ صرف پاکستان کے جو عام آدمی کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے, ایک کارکن کے لیے نہ صرف, بلکہ خان صاحب کے لیے بھی یہ چیز ناقابل قبول ہوگی. اور خان صاحب جس حیثیت میں بھی ہوں, جہاں بھی ہوں, وہی پارٹی کو ہیڈ کریں گے اور وہی پارٹی کو رن کریں گے. تو یہ جو کچھ لوگوں کا ایک خام خیالی تھی وہ خان صاحب نے دور کر دی ہے. خان صاحب نے یہ بھی اپنی لیگل ٹیم کو بتایا کہ چاہے مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں, میں اپنے موقف پہ قائم ہوں اور میں غلامی کو قبول نہیں کروں گا. تو یہ چیز آپ بالکل اس چیز کا بغور جو ہے وہ اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگ دوہل ڈٹے ہوئے ہیں, مثل چٹان اور مثل پہاڑ خان صاحب ڈٹے ہوئے. اور خان صاحب انشاءاللہ بہت پر امید ہیں کہ اگر رات ہے تو اندھیرا ہے, تو اس کے بعد اجالا بھی آئے گا. ایک صبح آئے گی جو کہ ایک چینج لے کے آئے گی, ایک پاکستان کی ترقی کی ضامن صبح آئے گی, جو پاکستان کے جو سیاہ و سفید ہیں اس میں سے ظلمت اور اندھیرا مٹا دے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو میں نے ایک بریفلی ایکسپلین کیا کہ توشہ خانہ کیس کیا ہے, 3 سوالات کیا تھے, ان کے جوابات کیا دیے گئے, یہ جو کیس ہے سارا یہ تکنیکی بنیادوں پہ کتنا کمزور ہے, اور اس کیس کی حیثیت آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, تکنیکی طور پہ کیا ہے. آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیوز اس قابل لگتی ہیں کہ آپ مزید ان سے جڑنا چاہتے ہیں, ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور مزید اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اگر آپ یوٹیوب کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے سمپلی VMK99 ٹائپ کریں, وائس آف محتشم کھوکھر سمپلی ٹائپ کریں, آپ کے سامنے میرا پیج آ جائے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اس ملک کو ان لوگوں کے چنگل سے اللہ پاک آزاد کروا دے جو اس ملک کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ.